नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपा। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगा 60 से 75% तक का अनुदान। आम के फलों को नुकसान पहुंचा सकता है रेड बैंडेड कैटरपिलर्स। छत पर करें फल, फूल और सब्जियों की खेती। कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत 20,000 रुपए तक के कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान का लाभ लेने के लिए अब किसानों को LPC यानी भू स्वामित्व प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दरअसल कृषि विभाग राज्य के किसानों को कृषि मशीन पर लाभ लेने के लिए LPC बनाने में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए पुराने रसीद के आधार पर भी योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। इससे राज्य के वैसे छोटे गरीब किसान जो LPC बनाने में असमर्थ हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा विभाग ने कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले 75 कृषि यंत्रों पर 60 से 75% तक अनुदान देने का फैसला लिया है। रेड बैंडेड कैटरपिलर आम उत्पादक किसान भाइयों के लिए गंभीर खतरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस कीट के प्रकोप से 10 से 52% तक आम के फलों को काफी हानि पहुंचती है। आम के फल को इस कीट से बचाने के लिए समय पर कीटनाशक का छिड़काव करना अति आवश्यक है। आम के पेड़ में मिलीबग और मधुआ कीट के बाद रेड बैंडेड कैटरपिलर एक नई समस्या बनकर उभरी है। दरअसल ये कीट फल के निचले हिस्से में सुराख बनाकर छोटी अवस्था में ही फल को नीचे गिरा देता है। बच जाने पर भी प्रभावित फल पकने के बाद बेकार हो जाते हैं और इसका आक्रमण टिकोले से लेकर फल पकने की अवस्था तक कभी भी हो सकता है। ये कीट रात में या सुबह ज़्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए दवा का छिड़काव उसी वक्त किया जाए तो ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसके लिए किसान भाई डेल्टा मैट्रिन 2.8 EC दवा 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या फिर लैम्डा साइहेलोथ्रीन 5 EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मौजूदा समय में शहरी इलाकों में जमीन सिकुड़ती जा रही है। ऐसे में बागवानी के लिए जगह की कमी महसूस होने लगी है। शायद यही वजह है कि अब लोग घरों एवं फ्लैट्स की छतों पर बागवानी के लिए इसे बेहतर विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। वैसे तो बागवानी करना एक शौक है, लेकिन बेहतर जानकारी और तकनीक का उपयोग करके बागवानी की जाए तो ये कमाई का भी एक साधन बन सकती है। शहरों में रहने वाले अधिकतर लोग सोचते हैं कि बागवानी करने के लिए एक बड़े खेत या कम से कम एक बगीचे की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ग्रो बैग या गमले का इस्तेमाल कर अपने घर की छत से भी बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए बिना रासायनिक खाद के उपयोग के उगाए गए फल और सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन फल और सब्जियों को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। ठंडी तासीर वाला अमरूद पेट की बहुत सी बीमारियों में काम आता है। हल्के हरे रंग का अमरूद बेहद आसानी से उपलब्ध फल है, जिसे लोग सालों भर खाना पसंद करते हैं। इसलिए जो किसान भाई अमरूद की उन्नत किस्मों से अमरूद का उत्पादन करते हैं, उन्हें यह अमरूद फल मेहनत का बेहतरीन फल देता है। इलाहाबाद सफेदा अर्का मृदुला, इलाहाबाद सुरखा, ललित श्वेता, अर्का अमूल्य आदि अमरूद के उन्नत प्रभेद हैं, जिनसे किसान भाई अमरूद की खेती कर सकते हैं। खेती-बाड़ी में कृषि उपकरणों का बहुत बड़ा योगदान है। बाजार में कई ऐसे कृषि यंत्र मौजूद हैं जो घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं। ऐसा ही एक कृषि यंत्र है पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन। इस यंत्र का उपयोग धान की रोपाई करने के लिए किया जाता है। खेती में जिस प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ती लागत को लेकर किसान परेशान है, उसे देखते हुए यदि किसान उपलब्ध संसाधनों में अंतर्वर्ती फसल उत्पादन प्रणाली को अपनाए तो पारंपरिक फसल पद्धति की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सफलता की आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी में हम आपको वैशाली जिले के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान विजेंद्र प्रसाद शर्मा से मुलाकात करा रहे हैं, जो सूरजमुखी के साथ साथ मूंग की भी खेती कर रहे हैं। विजेंद्र बताते हैं कि इस तरह से खेती करने पर एक ही
लागत में 2 फसल काफी आराम से लिया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब चलते हैं पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 3200 रुपये प्रति क्विंटल, MP गेहूं 4200 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 5500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि सुपर बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में आर्द्रता बने रहने की संभावना है। इसके अलावा कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी होगी। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत में हो रही तमाम नई हलचलों को जाना, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। मोटे अनाज में मौजूद पोषक तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है, आज हम इस विषय में विस्तार से जानेंगे। तो आइए बिना देर किए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ प्रवीण कुमार दास से। मोटे अनाज की उपयोगिता, सरकार को मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए किन किन कार्यों को कर रहे हैं और आम आदमी तक, आम आदमी की थाली में कैसे मोटा अनाज पहुंचेगा और हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा। तो जी, हमारे एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ नामी डीह ग्राम में जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। डॉक्टर प्रवीण कुमार दास, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैडम बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि मोटे अनाज, जिसको कि इंटरनेशनली 2023 में मनाया गया मिलेट्स ईयर के रूप में, 8 मोटे अनाज को शामिल किया गया और जैसा कि आपसे बातचीत के क्रम में ये भी पता चला कि पूर्व में मोटे अनाज हम सभी के घर घर में, यानी हम सभी के थाली में उपस्थित था और अब इलीट क्लास के थाली में उपस्थित है। तो पहले आप मुझे मोटे अनाज की उपयोगिता के विषय में बताएं। आज दुनिया का हर व्यक्ति स्वास्थ्य प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो जिसके लिए आज ये मोटा अनाज, तो 60 साल पहले की बात करें तो ये हमारे थाली में था, लेकिन विगत कुछ कारणों से ये हमारे थाली से हट गया। क्योंकि उन दिनों जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उसमें मात्र पाँच ही अनाज को उसमें सेलेक्ट किया गया था, जिसमें आपको चावल, गेहूँ, मड़ुआ, बाजरा और मक्का को शामिल किया गया था। और इसके बाद अन्य बहुत सारे और भी मिलेट्स हैं जो कि हमारे इससे मतलब जो हमारी खेती से हट गया और हमारे थाली से वो हट गया, जिसकी वजह से उसमें है क्या न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन की बात आती है तो मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर खादरवली जी का, जिन्होंने इस मिलेट्स पे, वो विदेश में काम करते थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और इस मिलेट्स को उन्होंने, मिलेट्स या सीरियल को बोले, जो हमारा मुख्य जो भोजन है, चूँकि हमें शरीर को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ग्लूकोज़ जो है मैडम वो आपको ये इन सारे अनाज से ही मिलता है। लेकिन ग्लूकोज केवल ग्लूकोज ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे जैसे पोषक तत्व हो गए, जैसे हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, उसके बाद प्रोटीन या हम लोग उसको एमिनो एसिड्स भी बोल सकते हैं जी, एमिनो एसिड्स, और जो ये सब उनमें भरपूर मात्रा में ये पाया गया, इसलिए आज के डेट में इसका नाम न्यूट्री सीरियल्स भी रखा गया है। कि मोटे अनाज जो कि पहले हमारे सभी के थाली में मौजूद था और एक समय ऐसा आता है कि सिर्फ इलीट क्लास यानी बड़े लोगों की थाली में उपस्थित होता है, मौजूद रहता है, लेकिन अब बड़े बड़े पार्टियों में इसे खाया जाता है। अब पुनः मोटे अनाज को उपजाए जाने के लिए क्या योजनाएं चल रही है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया मैडम ने। इस पर बिहार सरकार की अभी एक योजना चल रही है, जिसमें हर एक पंचायत में 25 एकड़ ज़मीन को सामूहिक खेती यानी क्लस्टर फार्मिंग के तहत लिया जा रहा है और उनमें किसानों को बीज सब्सिडाइज रेट पे मुहैया कराया जा रहा है, जिससे एक्चुअली क्या है कि वो लोग भी जान रहे हैं लेकिन उनको ये सामान उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हमारे खेतों में ये उपज नहीं रहा है। क्योंकि अवेयर तो 4-5 साल से इस पे कार्यक्रम चल रहा है, अवेयरनेस कार्यक्रम पे, लेकिन इसका व्यवहारिक रूप अभी तक हम लोग के सामने नहीं आया है। इसी का नतीजा है कि आज मोटा अनाज हमें महंगा मिल रहा है। अगर इसकी खेती अगर हुई तो यही अनाज जो आज हम लोग 100, 150, 200 रुपए किलो खरीदते हैं, ये हमें बहुत सस्ते में मिलेगा। खरीद की बात हम करेंगे डॉक्टर साहब। एक जो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि क्लस्टर के रूप में अपनाया जाएगा
और हर एक व्यक्ति को हाँ, क्या उस आपने बताया, समूह से, एक हाँ, समूह में? एक समूह से उसमें थोड़ा सा एक कंडीशन है कि एक व्यक्ति उस 25 एकड़ ज़मीन के अंदर में एक व्यक्ति का मैक्सिमम शेयर जो है वो 2 एकड़ का ही हो सकता है, क्योंकि उससे जब तक सारे किसान नहीं जुड़ेंगे, चूँकि एक ही व्यक्ति का अगर ज़मीन रहा तो ये पूरे गांव में अवेयरनेस नहीं आएगा, नहीं आएगी। ठीक है। बिल्कुल। और ये जब ग्रामीण स्तर पर उपजेगा तो अपने भी खाएंगे, इससे किसान की भी उनकी आर्थिक उन्नति होगी, क्योंकि आज के डेट में मिलेट्स मिल ही नहीं रहा है, बहुत लोग खोज रहे हैं। और एक जो आपको बताते चले कि जो हमारी अपनी जानकारी है कि पूरे देश में 18 में जब भारत सरकार ने इसे मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया और 2023 में इंटरनेशनली अपनाया गया, तो अब जो रिपोर्ट आया है कि पूरे देश में जो उत्पादन है उसमें 27% उत्पादन अब मोटे अनाज का हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर विशेष तौर पर जो जानकारी है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो अगर अवेयर होंगे तभी ये संभव हो पाएगा। इसके लिए आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं? इस संदर्भ में बताना चाहूँगा, भारत का जो मुख्य इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद के अंदर में, वो पहले केवल ज्वार पे ही काम करती थी, अब वहाँ हो गया, चूँकि वो कर्नाटक की बात है, वहाँ पे बहुत सारे लोग, चूँकि उसने अब पूरे मिलेट्स को उसमें शामिल किया गया, इसलिए वो मिलेट्स। कौन कौन से मिलेट्स हैं पूरे मिलेट्स में? हाँ, मिलेट्स में मैं बता देता हूँ। पहले तो बाजरा है, उसके बाद बाजरा के बाद है आपको रागी, कोदो, सामा, कुटकी और कंगनी और हरी कंगनी। जी। तो बेसिकली एक जो महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आप लोगों को, खासकर हमारे जो कृषक भाई बंधु हैं, उन्हें मोटे अनाज, मान लीजिए जो क्लस्टर में नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्लस्टर बनाने में एक समय लगेगा, तो किस तरीके से वो मोटे अनाज उपजा सकते हैं? हाँ, उनको भी कृषि विभाग से उनको भी बीज का मुहैया सब्सिडाइज रेट पे किया जाएगा, ताकि वो भी उस मोटे अनाज का उपजा करके और उसका लाभ ले सकें। डॉक्टर साहब, एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मोटे अनाज उगाए जाने की बात कही जा रही है और हम लोग अब अपनी थाली में से मौजूद भी पा रहे हैं, ऐसे में एक सवाल उठता है कि देश के विकास में और अर्थशास्त्र में इसकी क्या भूमिका होगी? बहुत अच्छा सवाल है ये मैडम का, कि अर्थशास्त्र कहने का मतलब हमारे किसान जो हैं, आज जिन अनाजों की खेती करते हैं उसमें पानी की, खाद की, बीज की, उर्वरक की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये सब उसमें हमारे मोटे अनाज में ये सब भी कम लगता है और उनसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होता है, इसलिए मैडम उसको इसलिए शामिल करने की बात चल रही है। बहुत अच्छी बात है, यानी आम के आम और गुठली के दाम, मतलब कम लागत में किसानों को अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। और सिंचाई की भी जो अब समस्या जलवायु परिवर्तन के परिवेश में लगातार हम देख रहे हैं, उसकी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिंचाई बहुत अधिक नहीं चाहिए होती है। बहुत बस केवल उसको एक जो डॉक्टर साहब सवाल है मेरे मन में लगातार आता है कि कौन सा एरिया होता है जहाँ आप ये मोटे अनाजों को उगा सकते हैं? क्योंकि हमारा जो बिहार है वो, सुन लीजिए सर, हमारा जो बिहार है वो कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ज़्यादा रहता है, तो मोटे अनाज के लिए सूखे जगह की आवश्यकता होती है जी। तो कौन कौन से क्षेत्र में उगाया जा सकता है मोटे अनाज को? नहीं, ये देखिए, ये चूँकि हमारा जो बिहार का क्षेत्र है, कई नदियाँ हैं जहाँ पे काफ़ी, हम लोग उनको दियारा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो दियारा क्षेत्र में हर साल वहाँ पानी आती है, जिसके वजह से जो लो लेवल लैंड है वहाँ ये खेती नहीं हो सकती है, और ये केवल संभव है हमें अपलैंड लेवल खेती पे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगने की ज़रूरत नहीं है, और वो फसल केवल बस उसको उगने के लिए इतनी पानी चाहिए, जो बरसात होता है, बस केवल पेड़ उग गया एक बार तो वो फिर नेचुरली अपने खुद से ग्रो कर लेता है। अब हम जानना चाहेंगे, और हमारे जो किसान भाई बंधु हैं वो, उनको आप क्या संदेश देंगे? ये केवल किसान बंधु को तो सही है, लेकिन किसान बंधु भी कब उपजाएंगे? जब हम और आप नॉन किसान व्यक्ति जो है, जो किसान नहीं हैं, उन लोगों को खाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि जब वहाँ डिमांड क्रिएट होगा कंज्यूमर्स के बीच में, तभी किसान और देखेंगे कि हमारे शहर में लोग खोज रहे हैं और उनको मिल नहीं रहा है, तो उनको अंततोगत्वा ये सिचुएशन कंपेल करेगा कि नहीं, हमें भी ये उपजाना चाहिए। वहाँ कृषि विभाग में ये अच्छी बात बताई जा रही है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को जानकारी लगातार दे रहे हैं, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि मोटे अनाज की उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है। ये सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, उत्पादन के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिहाज से ही। जब हम और हमारे किसान भाई दोनों स्वस्थ रहेंगे, तभी जो है
जीवन अच्छे से जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे। उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं और हमारे जितने दर्शक के साथ साथ किसान भाई बंधु हैं, आपके द्वारा दिए गए जानकारी का लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पहल का। तो अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शांति भूषण, मौजूद हैं नालंदा जिले के नालंदा उद्यान महाविद्यालय में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार, जिनसे कि हम बात करेंगे कि फूल गोभी की, फूल गोभी में भी खास करके अगात फूल गोभी जो कि अधिक पैसे देता है। अगात अगर आप लगाते हैं तो अगात फूल गोभी की खेती कैसे की जाए, क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उसका बीज दर होना चाहिए, या किस तरह का तापमान होना चाहिए, किस तरह की मिट्टी होना चाहिए, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे फूल गोभी में कि हमारे यहाँ कुछ 2 तरह के, मतलब जो हमारे यहाँ बाज़ार में उपलब्ध फूल गोभियाँ हैं, तो उसमें 2 दौर आता है सर। एक फूल गोभी हम दूसरे राज्य में भेजते हैं, और एक दौर आता है जब दूसरे राज्य से हमारे यहाँ फूल गोभी आती है। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा दोनों राज्यों से अलग राज्य से होता है। तो फूल गोभी में अब बहुत आप लोगों का प्रयास रहा है, आप लोगों का, कि फूल गोभी में हम बहुत ज़्यादा, हमारे किसान इसमें एग्रेसिव हुए हैं, किसान इसमें ज़्यादा आगे बढ़े हैं, वो देन आपकी है। तो अगात फूल गोभी में हम चर्चा करते हैं कि अगात फूल गोभी क्या है, मतलब किस समय लगाता है जिसको कि अगात फूल गोभी कहा जाए। धन्यवाद भूषण जी। जैसे कि आपने पूछा कि अगेती फूल गोभी, किसान भाई, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान की आमदनी दुगनी करनी है, तो किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि फूल गोभी जो है ये गोभी वर्ग की फसल है, और ये मुख्यतः रबी सीजन की फसल है। लेकिन अगेती फूल गोभी जो है हम सब खरीफ सीजन में लगाते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें मुनाफा दुगना मिलता है, क्योंकि जितना अगेती मार्केट में आ जाएगा फूल, उसका प्राइस उतना अधिक मिलता है किसान भाइयों के लिए। इसलिए किसान भाई ये अगेती किस्म की फूल गोभी जो है अपने खेत में लगाते हैं, और बाहर से भी अगेती फूल गोभी की जो प्रोड्यूस है बाहर से भी मार्केट में मंगाई जाती है। लेकिन किसान भाई, नालंदा के ज़िला में आप सभी जानते हैं कि सब्जी की खेती होती है। यहाँ पे फूलगोभी की खेती भी बहुत प्रचुर मतलब अधिक पैमाने पे होती है। अगेती फूलगोभी इसमें एक है। अगेती फूलगोभी में जहाँ तक जलवायु का सवाल है, यहाँ पे तापमान जो है 20 से 27 डिग्री उसके कर्ड को डेवलपमेंट के लिए चाहिए अगेती फूलगोभी के लिए। वैसे तो इसको प्रभेद में अलग अलग तापमान के अनुसार से अगेत, मध्य और लेट वैरायटी का प्रभेद का उन्नत किया गया है। लेकिन अगेती फूलगोभी में अगेती पटना, सबौर अग्रिम, सबौर मुक्ता और अर्ली सिंथेटिक, अर्ली पटना, ये सब प्रभेद हैं जो किसान भाई हम सब जो है अगेती किस्म में लगा सकते हैं। खासकर IRI न्यू दिल्ली से निकला हुआ पूसा पौसजा,
भी अगेती किस्म की फसल है और पहले इम्प्रूव जापानीज़ अर्ली इम्प्रूव जापानीज़ नाम से भी आता था प्रभेद, वो सब हम लगा सकते हैं। जहाँ तक लगाने का सवाल है, हम सब मई के मध्य में या जून के महीने में इसका बिचरा जो है नर्सरी में डालते हैं। जहाँ तक बिचरी की दर की बात है, 600 से लेके 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा के हम सब बिचरा डालते हैं नर्सरी में। और उसके बाद जब ये 3 से 4 पत्तियाँ हो जाती हैं, मतलब कहने का है कि जुलाई में इंड तक जब बिचरा तैयार हो जाता है, तब हम इसका प्रतिरोपण मेन फील्ड में कतार टू कतार 45 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको लगा देते हैं किसान भाई। और उसे जो है हम सब ये भी ख्याल रखते हैं कि मिट्टी जो है हमारी उपजाऊ होनी चाहिए। जहाँ पानी नहीं जमे उस मिट्टी का चुनाव करते हैं। प्लस खेत बनाने के पहले वहाँ खेत को बनाना पड़ता है। गर्मी के समय में उसको डीप प्लॉइंग करके उसको छोड़ दिया जाता है कि जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाए, और उसके बाद 3-4 पाटा लगा के खेत को समतल किया जाता है। समतल करने के बाद 20 से 25 सरी फार्म यार्ड मैन्योर, सरी जो गोबर है वो खेत में डालते हैं। उसके साथ साथ हम सब नाइट्रोजन NPK भी डालते हैं। नाइट्रोजन की 100 kg मात्रा, फास्फोरस की 60 kg और पोटास का 50 kg। 60 और 50 kg और नाइट्रोजन की तिहाई मात्रा जो है हम सब खेत के तैयारी के समय ही डाल देते हैं। और जो बाकी जो नाइट्रोजन है वो जब हम प्रतिरोपण करते हैं उसके बिचरा का, उसके 30 से 45 दिन के अंतराल के में जब हम पौधे पे मिट्टी चढ़ाते हैं, तब उस समय जो है हम नाइट्रोजन की बाकी मात्रा जो है आधे आधे भाग को बांट के उसमें करते हैं। किसान भाई, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि फूलगोभी में सूक्ष्म जो तत्व हैं, खासकर बोरॉन, मोलिब्डेनम और जिंक, ये महत्वपूर्ण कर्ड के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर इसकी कमी रहती है तो उसका जो बढ़वार है वो उसमें स्टेम में होल हो जाता है और बटनिंग की भी समस्या किसान भाई देखने को मिलती है। और बाद में कर्ड के ऊपर जो ब्रोइंग होता है, बोरॉन ब्लैक टाइप का धब्बा, जो बैगनी टाइप का धब्बा देखने को मिलता है, जिससे हमारा यील्ड पे प्रभाव पड़ता है, प्रोडक्शन के ऊपर क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो हमको मिट्टी का भी जांच पहले जो है करवा लेनी चाहिए और उसके साथ साथ उसमें देख लेना चाहिए कि बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम प्रचुर मात्रा में है कि नहीं मिट्टी में। अगर नहीं रहने पे हमें बोरॉन, जिंक और मोलिब्डेनम भी उसमें मिट्टी में डाल के मिट्टी का बना देना चाहिए। उसके बाद ही अगेती फूलगोभी की बिचरा को प्रतिरोपण करना। एक और सवाल, छोटा सा सवाल है सर। रंगीन फूलगोभी हमारे यहाँ काफ़ी उसकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि देखने में भी अच्छा होता है, तो उसमें अगात उसको लगाया जा सकता है। जो रंगीन फूलगोभी है, बैगनी कलर के हैं, गुलाबी कलर के हैं, मतलब हमारे तिरंगे की कलर का लगभग जो है अलग अलग कलर के फूलगोभी हैं बाज़ार में। भूषण जी, ये बहुत अच्छा अभी के जो समय है इसमें चर्चा का विषय है रंगीन फूलगोभी। इसमें जो है ब्रोकली जो है, ब्रोकली का नाम पहला आता है, जो गोभी फर्गे फसल में आता है, जो हरे रंग का है, जो हरे रंग का है। उसमें खास बात है कि इसमें एंटी कैंसर ये रहते हैं और एंटी कैंसर होने के कारण और ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से भी रोकता है। इसलिए जो है आजकल जो है डॉक्टर भी इसको सलाह देते हैं कि इस ब्रोकली को आप अपने व्यंजन में शामिल करें। इतनी अच्छी जानकारी हमें महेश जी, डॉक्टर महेश कुमार ने दी। सर, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम की आज की कड़ी में हमने आपको बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।
हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।